ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर हम लोग किसी काम को करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक से ज़्यादा लोग जब ग्रुप बना के टीम एफर्ट करके किसी काम को करने को या किसी काम को पूरा करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट का बहुत सारा डेफिनेशन आया है, बहुत सारे थियोरेटिकल डेफिनेशन है, बहुत सारे ठीक है आपके मैनेजमेंट थिंकर्स के डेफिनेशन है। ये डेफिनेशंस वगैरह हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे पीछे के क्लासेस में। ठीक है, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स वर्क डन बाय अदर। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने प्रोसेस डिस्कस किए थे। हैरोल्ड कुंट्ज का डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है, तो वो सारी बातें वहां पे लिखी हुई हैं आपकी बुक में, हमने एक बार डिस्कस किया था। आज जो हम लोगों का पॉइंट ऑफ डिस्कशन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? ठीक है, नेचर से मतलब होता है, नेचर का मतलब होता है कि उसको हम क्या समझें, उसको हम क्या बताएं कि वो क्या है। ठीक है, नेचर का मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किस तरह की उसकी बनावट है, उसको हम कहाँ क्लासिफाई करें। ठीक है, तो बोलता है नेचर के हिसाब से मैनेजमेंट को क्लासिफाई करने के लिए आपके स्टैंडर्ड में तीन बातें की गई हैं। ठीक है, तीन बातें में पहली बात कहता है कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस का सब्जेक्ट है, वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस। दूसरा बोलता है वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट एक कला है। और थर्ड बोलता है कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। We have to compare the features of these science, arts and profession with the features of the management, and will try to convince that whether management is an art, science or profession. So for comparing something with something, we need to have the features of the two comparable things. We need to know the features of both the comparable things. ठीक है, in that very case, whenever we are going to compare management with science, we should know what are the features of science. When we are going to compare management with arts, we should know what are the features of the arts and whether the features of the arts are seen in management or not. अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अगर साइंस के फीचर्स मैनेजमेंट के पास हैं, मैनेजमेंट ने उसको पिकअप किया हुआ है, तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। और इसी तरह प्रोफेशन से भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसका नेचर निकालेंगे कि भैया मैनेजमेंट विज्ञान है, मैनेजमेंट कला है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। वी विल गेट टू नो द थिंग, हम लोग इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हुई हमारी। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों को बात करना है, तो इस चीज को सर हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे कंपेयर करेंगे, ये हम लोगों को देखना है। तो जब आप अपना एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, तो एनसीईआरटी की बुक ने क्या किया है, एनसीईआरटी की बुक ने पहले जो कंपेरेबल थिंग है, मतलब जिससे आप कंपेयर करने जा रहे हैं, उसके बारे में समझाया है। जैसे पहला, सबसे पहला टॉपिक नेचर में लिखा हुआ है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो उसने सबसे पहले मैनेजमेंट आर्ट है, इससे पहले उसने ये समझाया है कि आर्ट क्या है। बेटा आप 5 मिनट रुकेंगे, ठीक है, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, ठीक है, मैं म्यूट करके उस कॉल को रिसीव कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मिनट रुकेंगे, बस लाइन पे ही रहेंगे आराम से, अपना भी आप म्यूट कर लीजिए, 5 मिनट।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? ठीक। तो बोलता है कि जब हम मैनेजमेंट के नेचर को सिग्निफाई करते हैं, मैनेजमेंट के नेचर को हमें निकालना होता है और बताना होता है, तो तीन चीजों से कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को। पहला कंपेयर करते हैं कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, फिर कंपेयर करते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, और फिर कंपेयर करते हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। इससे पहले बोलता है कि मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे है। इवोल्यूशन एक वर्ड होता है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है, इवॉल्व करना, कोई चीज कहां से निकल के आई। तो इवॉल्व या इवोल्यूशन के बारे में बोलता है कि मैनेजमेंट उतना पुराना है जितना पुराना सिविलाइजेशन है। क्या बोला? जितना पुराना सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, ठीक है। बोलता है सभ्यता जितनी पुरानी है, मैनेजमेंट उतना पुराना है। कहने का मतलब कि भाई जब ह्यूमंस अनसिविलाइज्ड थे, ठीक है, जब ह्यूमंस अनसिविलाइज्ड थे, कहने का मतलब वो दौर जब स्टार्टिंग का दौर था, वहां से सिविलाइजेशंस का डेवलप होना ही हमें समझाता है कि देयर वाज अ सेट ऑफ मैनेजमेंट जो कि हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। डिफरेंट इंटरनेशनल civilizations plus different civilizations that erupted in India, that occurred in India, is the result of the proper management being adopted by the human beings. Though they are not professionals, they are not properly studied and properly theoretically based, but there was some segment and segmentation that the process of management has been adopted in the earlier eras also. And now, with the significant change in time, techniques, technologies, and terminologies, the management has developed into a discipline, and now it has been treated as a separate branch of study. So, this is the process of evolution of management from the ancient times to the modern times. ठीक है? Ancient times, it was the structural development, infrastructural development, civilized development, or you can say the development of the humankind, human being, human race. Okay, management date backs to that period, and with the modern time changes, the management has changed its definition with the change in time. Now, if we are talking about the management, we are concerned with several connotations. Connotations का मतलब होता है कि बहुत सारे उसके अलग अलग definitions हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से definitions निकाल दिए हैं मैनेजमेंट के। और मैनेजमेंट ने समय के साथ में बहुत बदलाव देखे हैं, और उन बदलावों को अपने अंदर उसने क्या किया है, समाहित किया है, मतलब अपने अंदर उसको लेता गया है, चेंज को अडॉप्ट करता गया, और आज के दिन मैनेजमेंट एक बहुत ही डाइवर्स टेक्निक बन गया है। ठीक है, ये बात आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये बात मैंने आपको समझा दी है। बोलता है मैनेजमेंट इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन, although modern organizations of recent origin, organized activity has existed since the time of ancient civilization। बोलता है ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित तरह से काम तो एंशियंट सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हो गया था, और तभी हमने बोलना चालू किया हिस्ट्री में कि सिविलाइजेशंस हैव इवॉल्व्ड। आगे आगे चीजें बढ़ती गई, ठीक है। मैनेजमेंट जहां ज्यादा यूज हो रहा था वो सिविलाइज सोसाइटी कहला रही थी, जहां मैनेजमेंट यूज नहीं हो रहा था वो अनसिविलाइज सोसाइटीज कहला रही थी। मैनेजमेंट के अर्ली प्रैक्टिसेस स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने, जहां गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाया, तो हमने बोला कि दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर द मैनेजमेंट। ठीक है, पहले हमें ये समझ आया कि यही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये मैनेजमेंट है। फिर धीरे धीरे वो सिनेरियो भी बदला, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुए, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के भी सक्सेस में मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ट्रेड डेवलप हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, ठीक है, और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, वर्ल्ड के दूसरे देशों में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, और धीरे धीरे मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हुआ, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट हुआ, मैनेजमेंट थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ। और आज के दिन मैनेजमेंट के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मैनेजमेंट ने एक
डायनेमिक सब्जेक्ट, डायनेमिक का मतलब होता है जो एवर चेंजिंग है, जो हमेशा चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट आज के दिन एक डायनेमिक सब्जेक्ट हो गया है जो कि टाइम, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कंडीशंस, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से रेगुलर क्या होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, अब आगे बोलता है कि आइए अब हम लोग बात करते हैं 3 स्पेसिफिक मुद्दों पे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है और क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन। तो पहला मुद्दा जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, बोलता है इज मैनेजमेंट एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट आर्ट है। तो बोलता है भाई मैनेजमेंट को आर्ट प्रूफ करने से पहले ये तो समझा दो कि आर्ट होता क्या है, आर्ट होता क्या है। तो बोला आर्ट क्या है भाई, तो बोलता है आर्ट कला है, कला। कला का मतलब क्या होता है, मतलब इट्स अ सिचुएशन और यू कैन से इट्स अ थिंग ऑफ इम्पोजिशन ऑफ अ पार्टिकुलर स्किल ओवर समवेयर। बोलता है आपके पास कोई एक चीज है, कोई एक नॉलेज है, ठीक है, किस कोई काम आप करना चाहते जानते हैं और उस काम को आप अपनी तरीके से जब करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट। अंडरलाइन कीजिएगा, अगर आपके पास में बुक होगी तो अंडरलाइन कीजिएगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जहां पे लिखा हुआ है उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हाट इज आर्ट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है व्हाट इज आर्ट और उसके बगल में उसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, आप मार्कर लेके जरूर बैठेंगे, अभी फिलहाल आपके पास मार्कर नहीं है तो पेंसिल लेकर के बैठें। मार्कर कहने का मतलब सॉरी हाइलाइटर, आप हाइलाइटर, ऐसा हाइलाइटर लेकर के जरूर बैठें। अगर हाइलाइटर अभी फिलहाल नहीं है आपके पास में तो पेंसिल लेके बैठें, जो मैं लाइन आपको अंडरलाइन करने को बोलूंगा उसको अंडरलाइन कीजिएगा, जिस किसी वर्ड का मतलब समझाऊंगा तो उसका मतलब भी लिखिएगा। बोलते हैं आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन। आर्ट क्या है, स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल का मतलब होता है कि आपको कोई चीज आती है, आप कोई स्पेशल काम करना जानते हैं, जिसको हिंदी में हुनर बोलते हैं, हुनर। ठीक है, एक्चुअली हिंदी वर्ड नहीं है, उर्दू वर्ड है हुनर। हुनर का मतलब होता है कि यू आर इफिशियंट इनफ टू डू समथिंग। स्किल का मतलब होता है हुनर, लिख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास किसी एक काम का को करने का हुनर है, तरीका है, आप उसको जानते हैं। एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और उसका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बिकॉज जब भी आपके पास कोई स्किल है उस स्किल को यूज करने का आपका एक तरीका होगा। एंड उस स्किल को यूज करने का हर व्यक्ति का तरीका क्या होता है बेटा, हर व्यक्ति का तरीका अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक टेलर है, ठीक है, टेलर जो कपड़ा सीता है, तो हाँ कपड़ा सीता है भाई, तो एक टेलर जो कपड़ा सीता है वो भी पैंट शर्ट स्टिच करता है, दूसरा टेलर भी पैंट शर्ट स्टिच करता है, तीसरा भी वही काम करता है। ठीक है, लेकिन तीनों के काम करने के तरीके में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तीनों का अप्रोच अलग होगा, तीनों का वर्क करने का तरीका अलग होगा, तीनों के डिजाइन का मेथड्स अलग होगा। ठीक है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट सेम होगा। फिर वैसे ही मैंने बोला कि कोई एक बैट्समैन है, कोई एक बॉलर है, ठीक है, सबका एंड रिजल्ट सेम है, लेकिन उन लोगों के अपने स्किल्स को अप्लाई करने का तरीका क्या है, अलग है। तो भाई आर्ट क्या है, आर्ट स्किल को अप्लाई करने का एक तरीका है जो कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए। बोलता है ये तरीका आदमी सीखता कैसे है, ये हुनर कैसे सीखा जाता है, आर्ट कैसे आपके अंदर आता है। बोलता है इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, पढ़ के सीखा जा सकता है, ऑब्जर्वेशन देख के सीखा जा सकता है, एंड एक्सपीरियंस करके सीखा जा सकता है। बोलता है आर्ट को सीखने का क्या तरीका, तो आर्ट को सीखने का 3 तरीका, या तो आप पढ़ पढ़ के किसी चीज को करना सीख गए हैं, या आप देख देख के किसी चीज को करना सीख गए हैं, या आपने उस काम को इतनी बार किया है कि अब आप उस काम में एकदम एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं और आपको वो चीज आती है। आर्ट को सीखने का यही 3 तरीका है और इसके अलावा कोई तरीका नहीं। आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आप उस चीज को कर पाए और सीख पाए। ठीक है भाई, आगे बोलते हैं।
Since art is concerned with personal application of knowledge, some kind of ingenuity and creativity is required. बोलता है आर्ट एक पर्सनल एप्लीकेशन है, तो भाई इंजेन्यूटी चाहिए। ठीक है, आइए, तो बोलता है इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी का हिंदी हिंदी लिखिए सबसे पहले। इंजेन्यूटी एक वर्ड आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है, उसका सबसे पहले हिंदी लिखिए। बोलता है कि आर्ट एक पर्सनल एप्लीकेशन है, तो क्या होना चाहिए? तो इंजेन्यूटी का हिंदी लिखिए प्रतिभा। प्रतिभा होनी चाहिए आपके अंदर, प्रतिभा। प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब होता है कि आपके अंदर टैलेंट, इनर टैलेंट होना चाहिए। अगर प्रतिभा नहीं समझ में आता है तो आप इंजेन्यूटी का मतलब टैलेंट भी लिख सकते हैं। टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, आपको आपके पास सीखने की कला होना चाहिए। एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। किसी भी आर्ट को अच्छा करने के लिए यू शुड बी क्रिएटिव। कार्यकुशल आपको होना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, नई नई चीजें सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। आपके माइंड का एप्लीकेशन डाइवर्स होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप नए आइडियाज, नए फीचर्स, नए सर्कमस्टांसेस, नए एक्टिविटीज, ठीक है, वो समझ सकें, डेवलप कर सकें। आपका माइंड ऐसा होना चाहिए, ठीक है। प्रतिभा क्यों जरूरी है? ताकि चीजें देख करके सीखी जा सके। और क्रिएटिविटी क्यों जरूरी है? ताकि अपने तरह से उन चीजों को कैसे निकाला जाए, कैसे यूज किया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे चलाया जाए, कैसे परफॉर्म किया जाए। दैट फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव, ठीक है। आर्ट को परफॉर्म करने के लिए, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द आर्ट यू नीड टू बी क्रिएटिव, एंड फॉर द स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एन आर्ट यू नीड टू बी वेरी इंजीन्यून। आपको इंजीन्यून होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो वर्ड था, इंजेन्यूटी एंड क्रिएटिविटी। ये दो चीजें होनी चाहिए अगर आप आर्ट को सीखना चाहते हैं तो, ठीक है भाई। आगे बोलता है, अब ये क्या कहता है? अब ये बोलता है कि भाई सबसे पहले तो ये बता दो कि आर्ट का बेसिक फीचर क्या है। तो पहला फीचर बोलता है आर्ट का, बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। बिना थ्योरी के आप कोई आर्ट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए आर्ट एंड इन ऑर्डर टू बिकम अ ब्यूटीफुल आर्टिशियन, इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल आर्टिशियन, यू नीड टू नो द थ्योरी ऑफ द आर्ट। जैसे एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने के लिए आपको म्यूजिकल नोट्स की पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। एक सक्सेसफुल बैट्समैन बनने के लिए आपको शॉट्स की पकड़ होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल बॉलर बनने के लिए आपको स्विंग की पकड़ होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल पेंटर बनने के लिए आपको कलर चॉइसेस की पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो बोलता है थियोरेटिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। बिना थियोरेटिकल नॉलेज के आप प्रैक्टिकल इंट्रिकेसीज नहीं कर पाएंगे। तो क्या लिखता है? बोलता है आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थियोरेटिकल नॉलेज। प्रीसपोजेस, प्री सपोज का मतलब होता है बेटा कि आर्ट मान के चलता है, कला के लिए उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना कंपलसरी है। Experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art। बोलता है एक आर्ट के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल आपको चाहिए वो आपके अंदर होना जरूरी है, एंड दैट इज द थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है। एक्टिंग करनी है तो भैया आपको एक्टिंग के प्रिंसिपल्स आने चाहिए। कम्युनिकेशन करना है तो आपको कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स आने चाहिए। लीडर बनना है तो आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला आनी चाहिए। कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, कैसे लोगों को अपनी बात समझाई जाएगी, ठीक है, ये आपको बनना, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो बोलता है कि भाई आर्ट के सक्सेसफुल होने के लिए वी नीड टू हैव अ थियोरेटिकल नॉलेज बेस, वेदर दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू मैनेजमेंट और नॉट। क्योंकि अगर अप्लाई करेगा तभी हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं। ये पहला पॉइंट है, आर्ट का एक फीचर है। देखते हैं कि ये फीचर मैनेजमेंट के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता।
तो जब हम इसका डिस्कशन उठा के मैनेजमेंट पे ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एनी मैनेजर will get success in the organization in achieving the objective of the organization only when he has a basic set of management principles knowledge and experience how these basic management principles will be applied in the organization, and at the same time that manager should be very much creative to change the principles as per the situations which have been arrived in his or her business. ठीक है, बोलते भैया मैनेजर को भी बेसिक सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जानने ही पड़ेंगे, उसको भी क्रिएटिव होना पड़ेगा और उसके अंदर भी इंजेन्युइटी होनी चाहिए ताकि वो मैनेजमेंट के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को देख करके ऑब्जर्व करके सीख सके। ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ में उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बदल सके और इन सब के लिए उसको बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अगर उसके पास में जानकारी नहीं है तो ही कांट बी अ सक्सेसफुल मैनेजर, वो कभी भी एक सक्सेसफुल मैनेजर नहीं हो सकता है। दैट मीन्स मैनेजमेंट आर्ट के पहले फीचर को 100% अप्लाई करता है। सेकेंड आर्ट का फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। बोलता है आपके पास में बेसिक नॉलेज है, आपने चीजें ऑब्जर्व करके रीड करके क्रिएटिविटी से चीजें सीख ली हैं, एक्सपीरियंस से चीजें सीख ली हैं, लेकिन जब हम दो आर्टिशियंस को बिठा दें तो कभी भी उनके परफॉर्मेंस का तरीका सेम नहीं होगा। दो बैट्समैन सेम तरीके से बैटिंग नहीं कर सकता, दो बॉलर एक दूसरे को इमिटेट नहीं कर सकता, मतलब कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, दो पेंटर एक दूसरे को इमिटेट नहीं कर सकता, दो एक्टर एक तरीके से एक्टिंग नहीं कर सकते, दो लीडर एक तरीके से नेता नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन द सेम वे द आर्ट नीड्स अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. You can't copy the activity of some person. Personalized, ठीक है, सबका काम करने का, आर्ट को परफॉर्म करने का अपना अपना तरीका होगा। ठीक है, ये होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का समझ। ठीक है, क्या बोलती है बुक में लिखा है द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज। किस चीज का बेसिक नॉलेज? तो आर्ट का जो आपके पास में बेसिक नॉलेज है, थ्योरी, ठीक है, वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फुल स्टॉप। आर्ट देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। बोलते भाई आर्ट जो है ना, कला जो है ना, ये पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है, ये एक व्यक्ति का बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, इसको कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता है, तरीका कॉपी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर्स, टू स्पीकर्स, टू एक्टर्स, टू राइटर्स will always differ in demonstrating their art. अपने आर्ट को दिखाने में ये लोग डिफर करेंगे, किन्हीं का तरीका किन्हीं से मैच नहीं करेगा बेटा। ठीक है, तो इसी तरीके से दो मैनेजर्स, दो THOUGH, दो, उन्होंने सेम बेसिक प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के पढ़े होंगे, लेकिन उनका उन प्रिंसिपल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे लगाने का तरीका जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। हाँ जी, होगा अलग। एक मैनेजर जिस तरीके से काम करेगा, दूसरा मैनेजर कभी भी उस तरीके से काम नहीं करेगा। सबका कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, एंड दिस रिक्लेम्स दैट the second feature of art is also superposed over management. बोलता है कि ये बताता है कि आर्ट का दूसरा फीचर भी मैनेजमेंट के ऊपर सुपरपोज होता है। सुपरपोज होने का मतलब है लग जाता है। तो दो फीचर तो आर्ट के पूरे मैनेजमेंट के ऊपर लग गए हैं। तो अभी तक मैनेजमेंट आर्ट के बिल्कुल करीब चल रहा है और मैनेजमेंट को हम आर्ट कह रहे हैं। देखते हैं क्या तीसरा फीचर लगता है कि नहीं लगता है। तीसरा फीचर बोलता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बोलता है बेस्ड, आर्ट जो है ना, आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की चीज है।
जितना प्रैक्टिस करोगे और जितना अपने माइंड में नए क्रिएटिव आइडियाज एंड एक्शंस निकालोगे, तुम्हारा तुम्हारा आर्ट उतना डेवलप होगा। ठीक है, किसी भी आर्टिशियन का वो आर्ट उतना ज्यादा डेवलप होगा। डांसर्स जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, म्यूजिशियंस जितने ज्यादा म्यूजिकल नोट्स बनाएंगे, सिंगर जितना ज्यादा रियाज करेगा, बैट्समैन जितना ज्यादा नेट में प्रैक्टिस करेगा, बॉलर जितनी गेंदें डालेगा, डॉक्टर जितना ऑपरेशन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी कंपनी की बैलेंस शीट्स फाइल करेगा, ठीक है, जितने नए नए वर्सेटाइल अकाउंटिंग एंट्रीज करेगा, उसके साथ में उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आपके आर्ट का नेचर क्या होगा बेटा, तो आपके आर्ट का नेचर जल्दी जल्दी और अच्छा डेवलप होगा। एंड ऑन दैट नोट, क्या भाई मैनेजमेंट में भी ये चीजें हैं? तो देखते हैं पहले आर्ट क्या बोलता है। बोलता है ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल, सारे आर्ट प्रैक्टिकल है, उनमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जरूरत है। आर्ट इन्वोक्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। बोलता है थियोरेटिकल नॉलेज रख करके और बिना प्रैक्टिस के भैया आप कभी भी एक सक्सेसफुल आर्टिशियन नहीं बन सकते हैं। आर्ट presupposes that you have the concept of doing the practice and you are more and more into practice, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में हो। ठीक है, आगे क्या बात बोलता है? बोलता है वी नो दैट ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। एग्जांपल बता रहा है, बोलता है कि हम सभी जानते हैं कि म्यूजिक में 7 बेसिक नोट होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, बस यही 5 बेसिक नोट्स होता है। लेकिन कोई ए आर रहमान बन जाता है इन्हीं 7 म्यूजिकल नोट से। ठीक है, कोई उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। क्यों? बिकॉज आपकी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी उस पॉइंट तक नहीं होती है। बोलता है however what makes the composition of a musician unique or different in his use of these notes in a creative manner। यही बात बोला, मैंने भी यही बात बोली कि भाई 7 म्यूजिकल नोट्स हैं, इतने सारे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और कुछ लोग फेमस नहीं हो पाते हैं, तो क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर इस चीज को मैनेजमेंट के ऊपर लाया जाए तो जी बिल्कुल, थियोरेटिकल नॉलेज सबने लिया, ठीक है, कोई बहुत सक्सेसफुल मैनेजर हो जाता है, कोई सुंदर पिचई हो जाता है, कोई सत्य नडेला हो जाता है। ठीक है, हाँ, कोई सुंदर पिचई हो जाता है, कोई सत्य नडेला हो जाता है, कोई एलन मस्क हो जाता है, ठीक है, कोई वारेन बफेट हो जाता है, ठीक है, और बाकी लोग नॉर्मल मैनेजर्स रह जाते हैं। तो क्या है भाई, तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑन द सेम ट्रैक, इट इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। whosoever will do more practice will get better and better in the future coming time। ठीक है, जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो फ्यूचर में उतना मैनेजमेंट थ्योरीज को अपने बिजनेस पे इजीली, कंफर्टेबली, क्रिएटिविटी के साथ में क्या कर पाएगा, क्रिएटिवली अप्लाई कर पाएगा और उसका सक्सेस रेशियो उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक से? हम लोग इस टॉपिक से ये कंक्लूड करेंगे कि अपॉन द कंपैरिजन ऑफ द फीचर्स व्हाट वी आर हैविंग इन द आर्ट, when these features are compared with the management, we got to know that the 3 basic features of art, that is, it is based on practice and creativity, it has some set of theoretical knowledge, and it has a personalized application. These 3 features fully superposes over the management, and thus we can conclude and say that since all the features of the art are being rectified and being adopted by the management, thus the final conclusion is that management is a complete art. Management is a complete art which starts with the basic
knowledge, basic introduction of theoretical knowledge, it increase with time, observation, experience and practice, and each and every manager has a separate set of actions being performed by them in order to achieve the desired results. Thus management is a complete art. Management क्या है? Complete art है. I rest my point here. Go on, check the points from your NCERT book, give a thorough reading to the whole paragraph, and you will surely understand the topic. बस यही मेरा BST पढ़ाने का तरीका है. मैं आपको पूरा का पूरा सिनॉप्सिस बता दिया, जो जरूरी पार्ट था मैंने NCERT बुक से आपको पढ़ा दिया. क्लास ऑफ हो, तुरंत 2 मिनट का टाइम लगा के वहीं पे बैठ के जहां पे आप बैठे हैं, ठीक है, 2 मिनट में उस चीज को पढ़ लीजिए और पढ़ करके उस टॉपिक को आप भी अपने तरफ से कंप्लीट कीजिए. इन केस कहीं किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है, कोई शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, गूगल पे तुरंत देख लीजिए. तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लीजिए कि सर ये किस सेंस में ये मतलब यहाँ फिट किया हुआ है, आप ये समझा दीजिए. ठीक है, ऐसे जो भारी भरकम शब्द होता है उसका मतलब मैं आपको पहले ही उस पैराग्राफ का समझा देता हूँ कि उस पूरे टॉपिक में जो सब भारी भरकम वर्ड होता है वो समझा देता हूँ. अब आइए आप जरा सा सीख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में लिखते कैसे हैं. अगर पूछ दिया एक्सप्लेन व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट, या पूछ दिया एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज एन आर्ट, या पूछ दिया गिव योर टेक वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कुछ भी पूछ सकता है वो, तो उस आंसर को कैसे लिखा जाएगा. अगर ये आपको फुल, मैं इसको फुल लिखने का बता रहा हूं, फुल कहने का मतलब कि अगर ये फुल मार्क्स में लंबे क्वेश्चन में अगर ये आ गया, छोटा सा एक मैनेजमेंट का डेफिनेशन, एक लाइन का, 1.5 लाइन का, उसके नीचे एक छोटा सा आर्ट का डेफिनेशन, उसके बाद द पॉइंट्स टू कंपेयर, एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखिएगा. कोशिश कीजिएगा कि एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिखा हुआ है वो हमको लाइन बाय लाइन याद हो. ठीक है, और हम जो भी बात करते हैं हम बिल्कुल फैक्ट बात करते हैं, कुछ इधर उधर बात नहीं करते. एनसीईआरटी के पॉइंट से ज्यादा वेटेज किसी किताब के पॉइंट का नहीं है, चाहे वो पूनम गांधी है, चाहे वो संदीप गर्ग है, चाहे वो धिंगरा है, चाहे फिंगरा है, चाहे कुछ भी है, कोई भी किताब है. एनसीईआरटी है, ओवर पावर्ड. ठीक है, आइए पहला पॉइंट आप लिखेंगे बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज. ठीक है, ये पॉइंट आपने लिख दिया. अब यहां पे लिखिए कि आर्ट में इस चीज का क्या मतलब है, और फिर छोटा सा 2 लाइन लिखिए कि आर्ट में इस चीज का क्या मतलब हुआ बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, और फिर वहीं पे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि क्या मैनेजमेंट में भी इस चीज का मतलब है. फिर दूसरा पॉइंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या बताता है, 1 लाइन में 2 लाइन में डिफाइन कीजिए. फिर उसके नीचे ये इसी पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ चेंज, मतलब इसी पॉइंट के अंदर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि क्या मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है. मतलब आपको अलग अलग पैराग्राफ नहीं लिखना है, इन द सेम पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन दिस थिंग एंड देन राइट कि क्या मैनेजमेंट में ये चीज पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है. ठीक है, ऐसे ही तीसरा पॉइंट, एंड नेवर स्किप द कंक्लूजन. कभी भी आदमी कंक्लूजन स्किप नहीं करता है. कंक्लूजन चाहे आप 2 लाइन ही लिखिए, लेकिन कंक्लूजन 2 वर्ड ही लिखिए. ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ इतना भी लिख देते हैं यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट, लेकिन लिखिए जरूर, कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे कंक्लूजन ही मांगते हैं. ये क्वेश्चंस आपसे तो ये पॉइंट मांग रही है, पॉइंट तो आप अपने आंसर को कंक्लूड करने के लिए ये एविडेंस दे रहे हैं, एविडेंस. ठीक है, असल तो आपको ये कंक्लूजन चाहिए था कि भाई सामने वाला तो आपसे पूछ रहा था कि बताइए इज मैनेजमेंट एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, तो कंक्लूजन नहीं दीजिएगा तो उसको आंसर थोड़ी मिलेगा अपना. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में कंक्लूजन भी लिखा जाता है. दिस इज द कंप्लीट सेट टू राइट द आंसर. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा. कल हम लोग मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ के खत्म करेंगे. क्या ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया?